जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे अपना बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य और आगे के कुछ चैप्टर्स देखेंगे, राइट। तो आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग सकती है क्योंकि भोर का समय है। बिल्कुल सो के उठते ही आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर दिया वीडियो, है ना। तो थोड़ा सा अगर आवाज़ की वजह से तकलीफ हो तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, राइट। आइए देखते हैं बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। कह रहा है, यदि कभी प्रश्न आपसे पूछे कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? जातक में। उत्तर क्या होगा? जातक में। जातक में, राइट। ये कथा वस्तु क्या है जो यहाँ लिखा हुआ है? कथा वस्तु क्या है ये? बौद्ध संप्रदाय जो है वो दो भागों में बटा बाद में आकर के, हीनयान और महायान। तो जो हीनयान शाखा है उसका ये प्रमुख ग्रंथ है, ये कथा वस्तु, जिसमें हीनयान के बारे में बताया गया, हीनयान से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है, राइट। इसमें क्या किया गया है कथा वस्तु में? महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और अन्य कथाएं जो है बुद्ध जी की, इसमें क्या की गई हैं? बतलाई गई है, राइट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपसे कभी पूछे कि कल्प सूत्र क्या है? कल्प सूत्र क्या है? ठीक। कल्प सूत्र के पहले आगम को समझते हैं। ये आगम क्या है? आगम क्या है? ऐसे कभी दे दे, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, ये ऋग्वेद से संबंधित कुछ है, तो ये क्या होगा? आगम क्या है? ये जैन साहित्य को ही आगम कहा जाता है। किसे कहा जाता है आगम? जैन साहित्यों को का क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, राइट। कल्प सूत्र क्या है? यदि आपसे पूछे कि कल्प सूत्र क्या है, तो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास जो है ये कल्प सूत्र में ही वर्णित है, राइट। कल्प सूत्र क्या है? कल्प सूत्र एक ग्रंथ है जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जिसमें मिलता है हम लोगों को, राइट। राइट। और भगवती सूत्र क्या है? इसमें महावीर, कल्प सूत्र में जहां जैन धर्म का, पूरे जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है, वहीं भगवती सूत्र में सिर्फ महावीर के जीवन कृत्यों का इतिहास मिलता है। सिर्फ महावीर के जीवन कृत्य और उनके साथ साथ जो लोग उस समय के शासक थे, अन्य जो है आसपास के अन्य समकालिक शासक जो थे, उनके साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है किसमें? भगवती सूत्र। तो एक तरह से आप ध्यान रखें, महावीर से संबंधित अगर कथाएं जो है वो किसमें वर्णित है? भगवती सूत्र में। और पूरे जैन धर्म से संबंधित कल्प सूत्र में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहा है। क्या इस अर्थशास्त्र में जो है सच में अर्थशास्त्र की बात की गई है? नहीं। इस अर्थशास्त्र में ये जो चाणक्य ने लिखी थी, चाणक्य जिनका नाम कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त भी था, उन्होंने क्या किया था? अर्थशास्त्र लिखा था। इस अर्थशास्त्र में जो है वो मौर्यकालीन इतिहास हमें जो है प्राप्त होता है, राइट। मौर्यकालीन इतिहास और मौर्यकालीन पॉलिटिकल, मतलब वहाँ का साम्राज्य जो कैसा था, राजनीतिक इतिहास कैसा था, बाकी इतिहास कैसा था, ये पता चलता है। इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इससे बिल्कुल इसका पता नहीं चलता है। इस अर्थव्यवस्था से, अर्थशास्त्र का, चाणक्य के अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैंने क्यों बता दिया? क्योंकि प्रश्न आया हुआ है इस पे। कभी पूछे कि अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन थे, तो आपको चाणक्य टिक नहीं लगाना है। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त टिक नहीं लगाना है। कभी पूछे कि अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन थे, तो श्याम शास्त्री। कौन थे? श्याम शास्त्री, राइट। अब जो लोग बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, वो अर्थशास्त्र के अनुवादक जैसे ही पूछा जाएगा, वो लोग जो है चाणक्य लगा करके चले आएंगे, राइट। नेक्स्ट,
संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? कल्हड़ ने किया था। कल्हड़ ने किया था, राइट। कभी पूछे आपसे कि राजतरंगिनी, राजतरंगिनी जो है वो किसके द्वारा रचित पुस्तक है? राजतरंगिनी जो है वो किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो किसके द्वारा रचित पुस्तक है? कल्हड़ के द्वारा। किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक है ये, राइट। राजतरंगिनी का अर्थ है राजाओं की नदी, जिसमें क्या किया गया है, 12वीं सदी से लेकर के जो भी 12वीं सदी तक के जितने भी शासक थे कश्मीर के, कहाँ के? कश्मीर के 12वीं सदी तक के जितने भी शासक थे उनका उल्लेख किया गया है, राइट। नेक्स्ट है चचनामा। ये क्या है चचनामा? इसमें जो अरबी लोग थे ना, जो उन्होंने आकर के सिंध पर विजय किया हमारे, ठीक, अरबी आक्रमणकारी थे ना, इन्होंने क्या किया, आकर के हमारे सिंध पर युद्ध करके विजय प्राप्त की, उन्हीं के बारे में इसमें चचनामा में लिखा हुआ है। इसके लेखक कौन है? अली अहमद। इसके लेखक कौन है चचनामा के? अली अहमद, राइट। अगला, अष्टध्यायी की रचना किसने की? अष्टध्यायी की, अष्टध्यायी के साथ आप ये ध्यान रखिए कि यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। संस्कृत संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक यदि आपसे पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? अष्टध्यायी। क्या होगा आपका उत्तर? अष्टध्यायी। और इस अष्टध्यायी के यानी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक जो थी उसके लेखक कौन है? कहीं पूछे उसके लेखक कौन है तो पाणिनि। लेखक कौन है? पाणिनि। और ये जो अष्टध्यायी का अन्य विषय क्या है? अष्टध्यायी का क्या, किस बात का इससे पता चलता है हमें? मौर्यों के पहले का इतिहास, मौर्यों के पहले का इतिहास, ठीक, मौर्य जो थे उनसे पहले का इतिहास, और जो मौर्य युग था उसकी राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, राइट। अच्छा, आप एक शब्द पढ़ते हैं ना बाबा, लिपि, लिपि शब्द पढ़ते हैं ना, हिंदी के साथ लिपि शब्द, तो क्या होता है, लिपि शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग, जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था सबसे पहली बार, वो इसी अष्टध्यायी में हुआ था, लिखा है ना, क्योंकि ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, राइट। चलें आगे बढ़ें। देखिए आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक किया कीजिए, डिसलाइक ही कर दीजिए, पर करिए, ठीक, लाइक करिए या डिसलाइक करिए, पर दोनों में से कुछ तो करिए, मुझे पता चले कि एटलीस्ट कुछ तो आप लोगों को लग रहा है। डिसलाइक करोगे तो कुछ देखूंगा, मैं अपने पे विचार करूंगा कि क्या कमियां हैं मेरे में पढ़ाने में, ठीक, बाकी कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो इस बात पर मैं विचार करूंगा। और लाइक करोगे तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि चलो ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहना है, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने मित्रों के साथ मुझे आगे बढ़ना है। तो आप लोग लाइक करना मत भूल, राइट। और दूसरी चीज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग आपसे इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपसे किस बात की उम्मीद रख रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठाएं इसका। यही तो हम आपसे मांग रहे हैं, कुछ और मांग रहे हैं आपसे नहीं ना, कोई फीस नहीं मांगे ना, 1 रुपया भी नहीं ना, तो कम से कम इतना कर दिया कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, या हमारे लिए कर दीजिए, मतलब हमारे स्वार्थ के लिए कर दीजिए, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ लोगों से, राइट। चलिए, लिखा है कि कभी पूछे कि ये कात्यायन, कात्यायन क्या है, ठीक है ना, कात्यायन क्या है नहीं पूछेगा, कौन है पूछेगा, क्या पूछेगा, कात्यायन कौन है। और ये गर्गी संहिता क्या है, गर्गी संहिता जो है वो क्या है। तो गर्गी संहिता क्या है? ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है गर्गी संहिता?
गर्गी संहिता क्या है? ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। कभी पूछे कि ये गर्गी संहिता जो जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की? उसकी रचना किसने की? तो कात्यायन ने की। किसने की? कात्यायन ने की। ठीक। और इसका ये पहला हो गया, ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक। कात्यायन ने इसकी रचना की। और तीसरा, इसमें किस बात का उल्लेख, कुछ तो लिखा हुआ है ना इसमें, तो क्या है? भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, जो यवन आक्रमणकारी थे ना, उनका उल्लेख जो है वो भारत पर जो उन्होंने आक्रमण किया था उसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? गर्गी संहिता में। कहाँ मिलता है? गर्गी संहिता में। चलिए अगली पुस्तक के बारे में हम लोग बात करें, महाभाष्य। इसके बारे में बात करें, महाभाष्य। ठीक। सबसे पहले महाभाष्य का विषय क्या है? इसमें शुंगों का इतिहास लिखा गया है। महाभाष्य में क्या है? शुंगों का इतिहास है। राइट। शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक। दूसरा पूछे यदि आपसे कि इस महाभाष्य, ये महाभाष्य जिससे शुंगों के इतिहास का पता चलता है, इसकी रचना किसने की? इसकी रचना किसने की? तो किसने की? पतंजलि ने की। किसने की? पतंजलि थे। पतंजलि ने की। राइट। और पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के पुष्यमित्र जो शुंग थे, शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग, इनके पुरोहित थे पतंजलि। इस पे भी प्रश्न पूछा हुआ है, पतंजलि किसके राज दरबार से संबंध रखते थे? तो पुष्यमित्र शुंग से। हाँ, वही पतंजलि जो अभी आप देख रहे हैं, योगाचार्य वाले पतंजलि। ठीक। नेक्स्ट, अब आ गया नया टॉपिक, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां। राइट। बस एक सेकेंड आप लोग रुकिए, मैं आता हूं। माफ कीजिएगा। ठीक। देखिए, ये इसको सीधा सीधा पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न गलत हो, आपके प्रश्न क्या होंगे? गलत हो। राइट। तो जैसे ही ये जो यात्री है ना, ये जो विदेशी यात्री, इनके साथ क्या क्या ध्यान रखना? पहला, ये कहाँ से आए थे, कहाँ से ये बिलोंग करते थे। ठीक। किसके राज दरबार से बिलोंग करते थे, मतलब पहले किस शासक के यहाँ से आए थे, उस देश के किस शासक ने इन्हें भेजा था। राइट। तीसरा, मतलब ये कुल मिला के किसका राजदूत था। ठीक। और तीसरा, किसके दरबार में आए थे, ये बात ध्यान रखिए। कहाँ से आए थे? ठीक, कहाँ से आए थे, किसके जो है ये राजदूत थे, किस देश से संबंध रखते थे। तीसरी बात जो है ये किसके राज दरबार में आए थे, भारत में किसके राज दरबार में आए थे। और चौथी बात, अगर इनसे संबंधित कोई विशेष तथ्य है, तो ये तीनों चारों बातें हम लोगों को याद रखनी। जैसे जैसे टेसियस कहाँ से आया था? टेसियस कहाँ से आया था? ईरान से। कौन था ये? राजवैद था। टेसियस कौन था? राजवैद था। ठीक। बस इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि कहाँ से आया था और ये राजवैद था। हेरोडोटस, हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? टेसियस, हेरोडोटस, एरिस्टोबुलस, डाइमेकस, ऐसे करके दे देगा। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। अगली बात, ये कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? देखिए, इसने जो है यहाँ पे देखिए,
यूनानी रोमन लेखक लिखा हुआ, तो ये यूनान से आया था। ठीक, कहाँ से आया था? ये सारे जो है ये वो यूनान से आए थे। नेक्स्ट क्या है, कभी आपसे पूछे कि भारत और ईरान के संबंध का विवरण कौन सा लेखक प्रस्तुत करता है, कौन सा यात्री प्रस्तुत करता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? हेरोडोटस। ये भारत और ईरान के संबंध का इसने विवरण किया है। ठीक, लेकिन लोग कहते हैं कि ये अफवाहों पर आधारित है। राइट, नेक्स्ट है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से थे? ये प्रश्न पूछा हुआ है अभी जल्दी पीसीएस में, इसमें यहाँ से प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन जो है सिकंदर के साथ नहीं आया था। तो जब 3 याद रखेंगे तभी तो चौथा एलिमिनेट करेंगे, 3 याद रखेंगे तभी तो चौथा। निरयाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। राइट, नेक्स्ट, मेगास्थनीज कौन था? सेक्युलस निकेटर का राजदूत था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। राइट, सॉरी। और इसकी एक पुस्तक है इंडिका, इंडिका, जिसमें जो है मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखा है। ये काफी फेमस है और कम से कम तो 25-30 बार इसको एग्जाम में अलग अलग परीक्षा में पूछ चुका होगा। ये इंडिका किसकी पुस्तक है? इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की, मेगस्थनीज की पुस्तक। राइट, इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की पुस्तक। नेक्स्ट, डाइमेकस, ये अंतियोकस का राजदूत था जो कि सीरिया का एक राजा था। डाइमेकस किसका राजदूत था? अरे सॉरी, डाइमेकस किसका राजदूत था? अंतियोकस का। अंतियोकस क्या था? सीरिया का एक राजा था। ठीक, ये किसके राज दरबार में आया था? देखिए अलग अलग, इसको पूरे फैक्ट को अलग अलग याद रखने की जरूरत है, इस हर फैक्ट से प्रश्न आए हैं। कभी पूछ देगा डाइमेकस किसका राजदूत था, निम्न में से किसका राजदूत था, तो होगा अंतियोकस का। डाइमेकस किसके राज दरबार में आया था, ये ज्यादा पूछ, तो इसको और ज्यादा अच्छे से याद रखना। ठीक, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसके राज दरबार में आया था, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। राइट, नेक्स्ट, डायोनीसियस, डायोनीसियस मिस्र का राजा था। टॉलमी फिलेडेल्फस, टॉलमी फिलेडेल्फस ये उसका राजदूत था, टॉलमी फिलेडेल्फस का। और ये किसके राज दरबार में आया था? अशोक के। किसके राज दरबार में आया था ये? अशोक के राज दरबार में। राइट, नेक्स्ट है टॉलमी, टॉलमी, इसके बारे में बस एक तथ्य मिलता है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है, लेकिन ये एक ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? टॉलमी ने। और नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी थी? प्लीनी ने, प्लीनी ने लिखी थी। बस इतना ध्यान रखिए, बाकी सब छोड़ दिए। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इसमें बहुत कुछ है नहीं याद करने को, पर यदि आपसे कभी पूछ दे कि निम्न में से किस पुस्तक में भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी गई है, निम्न में से किस पुस्तक में भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी गई है, तो आपका उत्तर क्या होगा? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। राइट, अभी हम लोग यूनान के लेखकों के बारे में हमने पढ़ लिया, अब चीनी लेखकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइट, तो चीनी लेखक कौन कौन है? फाहियान, संयुगन, ह्वेनसांग और इत्सिंग। फाहियान, संयुगन, ह्वेनसांग और इन चार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये चीनी लेखक। राइट, तो फाहियान की एक पुस्तक है, अरे फाहियान कह रहे हैं, फाहियान जो है वो सबसे पहले किसके राज दरबार से बिलोंग करते थे? ठीक, यानी किसके राजदूत थे सबसे पहले? तो फाहियान जो है चीनी नरेश, सॉरी, चीनी यात्री था ये। फाहियान जो था वो चीन का यात्री था। ये किसके राज दरबार में आया था? किसके राज दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार। राइट, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। आप लोग कमेंट करके बताइए किस वंश के शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो, किस वंश से इनका संबंध था? कमेंट करके बताइए।
और इन्होंने क्या की, अपनी बुक में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति में के बारे में वर्णन किया है। मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के विषय पर वर्णन किया, राइट। संयुगन, संयुगन जो था वो किसके जो है क्या कहते हैं, इनसे संबंधित, संयुगन से संबंधित मात्र एक जो है वो फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित इन्होंने प्राप्तियां एकत्रित की थी। यानी क्या किया था, बौद्ध धर्म, याद रखिएगा, संयुगन बौद्ध धर्म से संबंधित प्राप्तियां एकत्रित किए थे। नेक्स्ट है ह्वेनसांग। तो सबसे पहला प्रश्न कि ये किसके राज दरबार से आए थे, किसके राज दरबार में आए थे, ठीक ना। ह्वेनसांग किसके राज दरबार में आए थे, हर्षवर्धन के। ह्वेनसांग किसके राज दरबार में आए थे, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किस मतलब किस वंश से बिलोंग करते थे, राइट। हर्षवर्धन कौन थे, बताएंगे आप। ये क्या हुआ, ह्वेनसांग जो है वो पूछता है कि सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग जो है वो सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा, तो क्या है, कपिशा। कहाँ पहुंचा था, कपिशा, राइट। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया और इसने क्या किया, जो अपना घूम घूम करके जितनी इसने इतिहास एकत्रित की ना, उसका सबका निचोड़ कहाँ लिख दिया इसने, सीयूकी में। अपना भ्रमण वृत्तांत कहाँ लिखा, सीयूकी नामक पुस्तक में, ठीक। अगला यहाँ से अभी तक प्रश्न पूछा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आप लोग इसको ध्यान भी रखिए कि ह्वेनसांग जो है वो किसके किसकी इसने पूजा की, तो बुद्ध के प्रतिमा की थी। पहले तो बुद्ध के प्रतिमा की थी, सूर्य की थी और शिव के प्रतिमाओं की। सूर्य की थी और शिव के प्रतिमाओं की, बुद्ध और शिव के प्रतिमाओं की पूजन की और सूर्य भगवान की पूजा की इसने, राइट। नेक्स्ट है, जब पूछ रहे जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे जब ह्वेनसांग, तो उस समय वहां के कुलपति कौन थे, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, आचार्य शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र। और यह विश्वविद्यालय किस लिए जाना जाता है, बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन, राइट। नेक्स्ट, इत्सिंग से संबंधित सिर्फ एक तथ्य याद रखिए कि इसने अपने विवरण में नालंदा, विक्रमशिला, नालंदा, विक्रमशिला और अपने समय के भारत का वर्णन किया है। बस इतने अल बरूनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर। किसके साथ आया था अल बरूनी, महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ आया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, या फिर तहकीकात ए हिंद, यानी हिंदुस्तान की तहकीकात, भारत की खोज। तो कुल मिला के एक ही किताब थी जिसका नाम था किताब उल हिंद या फिर तहकीकात ए हिंद। ये बस दो चीज के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है आपको कि महमूद गजनबी के समय में आया था, और कभी पूछे तहकीकात ए हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन लिखा था, अल बरूनी ने, अल बरूनी ने लिखा था, राइट। ऐसे ही इब्न बतूता ने एक अपनी वृत्तांत लिखी थी जिसका नाम था रहला। तो रहला किसने लिखा था पूछे तो इब्न बतूता, रहला इब्न बतूता। और ये किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, एम एम बी टी, इब्न बतूता एम बी टी, ठीक। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। और इसके जो इसकी जो इंटेलिजेंस था ना इसका, ये इतना इंटेलिजेंट था कि इसको इसकी इंटेलिजेंसी देख करके मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके दिल्ली पहुंचने पर क्या किया था, उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था, राइट। नेक्स्ट चले, कोई पूछे आपसे कंग्यूर तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, कंग्यूर तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, सबका उत्तर होगा तारानाथ। क्या, तारानाथ। यह कहाँ का लेखक था, तिब्बत का। यह कहाँ का लेखक था, तिब्बत का लेखक था ये, राइट। मार्को पोलो के बारे में सिर्फ एक तथ्य याद रखिए आप लोग कि कभी पूछे कि इसने जो है पांड्य इतिहास का अध्ययन किया,
पांड्य देश की यात्रा की और पांड्य इतिहास का अध्ययन किया। मार्को पोलो पांड्य, मार्को पोलो पांड्य, इतना ध्यान रखिए। राइट, चलिए हम लोग आगे। अब है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां। किसको हम लोग जो है वो भारतीय पुराशास्त्र का, पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहते हैं? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? सर एलेक्जेंडर कनिंघम, सर एलेक्जेंडर कनिंघम। राइट, अगला है बोगस कोई अभिलेख, बोगस कोई अभिलेख क्योंकि एशिया माइनर में स्थान है बोगस कोई, वहां पे फेमस है बोगस कोई का अभिलेख। तो पूछता है बोगस कोई अभिलेख से निम्न में से किस देवता का वर्णन नहीं मिलता है, या फिर किसका मिलता है? तो वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। पहले पूछे किसका मिलता है, तो वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। और पूछे किसका नहीं मिलता है, तो इन चारों का नाम दे करके, इन तीनों किसी का इनमें से तीन का नाम दे के चौथा नाम बदल देगा। राइट, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। जी, नासत्य को क्या कहते थे हम लोग? अश्विनी कुमार के नाम से भी जानते थे, अश्विनी कुमार के भी नाम से। इन चारों देवताओं का, इन चारों वैदिक देवताओं का वर्णन था किसमें? बोगस कोई अभिलेख में। राइट, नेक्स्ट है कि मध्य भारत में भगवत धर्म, मध्य भारत में भगवत धर्म यानी वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो है अपनी एकाग्रता बढ़ा लीजिए क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। एकाग्रता अपनी बढ़ा लीजिए आप अगले 2 से 4 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक, मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यवन राजदूत, यवन का एक राजदूत था हेलियोडोरस, हेलियोडोरस के बेस नगर, बेस नगर कहाँ पे था? विदिशा में, विदिशा में बेस नगर, विदिशा के बेस नगर, बेस नगर में, विदिशा में बेस नगर नामक स्थान, बेस नगर में गरुड़ स्तंभ लेख से, जो स्तंभ लेख है उसका नाम क्या है? गरुड़ नाम। ठीक, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र पूछे कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। कहाँ पर मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है? कहाँ पर है हाथी गुम्फा अभिलेख? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है ये। राइट, नेक्स्ट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? दुर्भिक्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? सहगौरा अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? सहगौरा अभिलेख से। ठीक, सहगौरा अभिलेख से मिलता है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि संकट काल में जो उपयोग करना है खाद्यान्न का वस्तु, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उस बात का उल्लेख कहाँ पर है? सहगौरा अभिलेख। ठीक, नेक्स्ट, भारत पर होने वाला हूण आक्रमण। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी देता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी देता है भीतरी स्तंभलेख। ठीक, कौन देता है? भीतरी स्तंभलेख। राइट, और नेक्स्ट है सती प्रथा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? एरण अभिलेख में, एरण अभिलेख में मिलता है। राइट, नेक्स्ट, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी, रेशम बुनकरों के बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? मंदसौर अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में। ठीक, हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है बीच में कि ये जो एरण अभिलेख है
वो किस शासक से इसका संबंध है? भानुगुप्त से, भानुगुप्त से। और दूसरा, ऐसे राजा जिनका पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया, सातवाहन, इनका सातवाहन। ठीक, बुर्जहोम, अगला है बुर्जहोम। ये बहुत फेमस है अपने गर्त आवास, गड्ढे में बने हुए घरों के लिए। ठीक, गड्ढे में बने हुए घरों के लिए बुर्जहोम एक ऐसा स्थान था जहां मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू जानवर, और सबसे पहला पाला गया पशु कौन था? कुत्ता। तो मनुष्य के साथ उसके कुत्ते के भी दफनाए जाने की साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। राइट। नेक्स्ट है आहत सिक्के किसे कहा जाता है? तो जो प्राचीनतम सिक्के थे, प्राचीनतम सिक्के थे, उन्हें आहत कहा जाता था, आहत सिक्के, क्योंकि ऐसे पंचमार जो है दबा करके उनको चोट पहुंचा करके क्या किया जाता था? आहत सिक्के बनाए जाते थे, इसीलिए उनको आहत कहा जाता था। ठीक, और इन्हीं आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता था? काशार्पण। क्या कहा जाता था? काशार्पण कहा जाता था। नेक्स्ट, ये हम लोग देख लें। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने। किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। ठीक, नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको या तो नोट्स बना के याद कर लीजिए, जैसे भी याद कर लीजिए, पर कर लीजिए। हर साल एक प्रश्न आता है, आ जाएगा नहीं, आता है कह रहा हूं। ठीक, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। ठीक, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ थी ये। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, प्रयाग या इलाहाबाद वाला, अभी बताता हूं कौन कहां पे था, बस ये ध्यान रखिए। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख दोनों स्कंदगुप्त से संबंधित है, और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। यह किससे संबंधित है ये आपको एकदम से रट लेना है, बाकी कॉन्सेप्ट के लिए मैं थोड़ा सा ये बताता हूं आपको कि ये कहाँ पे था। हाथी गुम्फा उड़ीसा में था, भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक, जूनागढ़ ये गुजरात में है, कहाँ पर है? गुजरात में है। नासिक महाराष्ट्र में है, नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में। प्रयागराज आप जान ही रहे हैं। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल कहाँ है? कर्नाटक के बीजापुर में, बीजापुर में। ग्वालियर एमपी में है। भीतरी और जूनागढ़, ये भीतरी कहाँ है? जूनागढ़ मैंने बताया गुजरात में, ये भीतरी कहाँ है? यूपी के उत्तर प्रदेश में गाजीपुर एक शहर है, उसी में भीतरी स्थित है। और ये देवपाड़ा कहाँ पर है? ये बांग्लादेश में, बांग्लादेश में देवपाड़ा अभिलेख। किन शासक से संबंधित है ये मैंने बता ही दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप रट ले। ठीक, बाकी अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी, इपिग्राफी। अब आप ये कहेंगे कि सर इसके लिए तो कुछ आप बता ही नहीं रहे हैं, कैसे हम इसको रटें? इसको क्या कीजिए, इसका एक टेबल बना करके, एक टेबल बना लीजिए स्टिकी नोट्स पे, और उनको 10 दिन तक डेली एक एक बार 2-2 मिनट देखते रहिए, ये याद हो जाएगा। इसको याद करने का यही एकमात्र तरीका है, इसको रिवाइज कर करके इन चीजों को बार बार याद किया जा सकता है। राइट, नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण कहां से मिलता है? उसके सिक्कों पर उसको अंकित किया गया है वीणा बजाती हुई मुद्रा के साथ। उसी से क्या होता है? उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। किसके? समुद्रगुप्त के। और ये रोमन सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं? रोमन सिक्के अरिकमेडू से, ये पुदुचेरी के निकट है अरिकमेडू, वहीं से क्या होते हैं? हमें रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। दूसरा, भारत सबसे पहले भारत का संबंध किससे किससे था? यानी प्राचीन काल में भारत का संबंध किससे किससे था? तो बर्मा से था, ठीक, मलाया से था, कंबोडिया और जावा। ठीक, ये ध्यान रखिए, इनके पुराने नाम, कभी कभी पूछता है ना पुराने नाम, तो इनके पुराने नाम आप ध्यान रखिए। स्वर्ण भूमि, बर्मा किसको कहते थे? स्वर्ण भूमि को। मलाया स्वर्णद्वीप को। ये दोनों कंफ्यूज कर सकता है, स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप।
राइट। कंबोडिया, कंबोज तो ये याद ही हो जाएगा। और जावा यवद्वीप को कहते थे, राइट। नेक्स्ट है, हमें क्या किया गया है, मंदिरों की कला शैली थोड़ी सी बताई गई। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। तो नागर शैली क्या है, जब उत्तर भारत के मंदिरों का जिस कला की प्रथा से निर्माण हुआ, जिस कला की शैली से निर्माण हुआ, उसको नागर। दक्षिण वाले को द्रविड़ कहा गया, उत्तर वाले को नागर, दक्षिण की कला शैली को द्रविड़ कहा गया, ठीक। और जहां पर ये नागर और द्रविड़ दोनों को मिला करके जहां पर मंदिरों की जिन शैली का विकास हुआ, उसे क्या कहे हम लोग, वेसर शैली। उत्तर में नागर, दक्षिण में द्रविड़, और जहां पर दोनों को मिला जुला करके जिस कला का विकास हुआ वो थी बेसर शैली, ठीक। वो थी बेसर शैली, ठीक। दक्षिणापथ मंदिरों का निर्माण इसी बेसर शैली में ही किया गया है, राइट। नेक्स्ट है, एक शब्द है मंदिर निर्माण से संबंधित है, पंचायतन। पंचायतन, किस मंदिर शैली को पंचायतन बोला जाएगा, जब एक मंदिर के चार सहायक मंदिर हो, एक मुख्य मंदिर हो बीच में और इसके साथ चार सहायक मंदिर हो, इसको क्या बोला जाता है, पंचायतन शैली का मंदिर। ये आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी दे दे आपको कि निम्न में से कौन पंचायतन शैली का मंदिर नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक। कि कंदरिया महादेव, ब्रह्मोश्वर, लक्ष्मण, लिंगराज, दशावतार और गोंडेश्वर, ये क्या है, पंचायतन शैली के मंदिर है। एटलीस्ट आप इनको याद रखिए, ठीक। एटलीस्ट आप इस लिस्ट को याद रखिए। अब आपको लगेगा सर कहीं गूगल से निकाल के कुछ ऐसा दे दिया कोई शैली की जिसको हम जान ही नहीं रहे, तो भैया आप नहीं जान रहे होंगे तो कोई दूसरा भी नहीं जान रहा होगा, तो वहां पे गलत होने की संभावना सबकी हो जाती है। हो सकता है सबका गलत हो जाए या ज्यादातर लोगों का गलत हो जाए, लेकिन अगर वहां पे गलत होगा तो आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि बाकी सब भी गलत कर रहे होंगे, लेकिन ये किताब सब पढ़ कर जाएंगे। तो अगर इसमें से आ गया ना, तो गलत होने के चांसेस बाकी लोगों के कम हो जाएंगे, आपके ज्यादा हो जाएंगे। वहां पर आप फेल होने की उम्मीद होती है, ठीक। वहां पे चांसेस होते हैं आप फेल हो जाएंगे, कि जो नॉर्मल बुक्स में से जो क्वेश्चन आ जाते हैं जो बाकी कर लेते हैं, ठीक। तो आप इनको याद रखें। और दूसरी चीज, ये कहां पर है, जैसे कंदरिया महादेव खजुराहो में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मिलान करने के लिए आपको दे सकता है, इधर 4 इधर 4, ठीक। तो ये स्थान ध्यान रखें, कंदरिया महादेव खजुराहो में, ब्रह्मोश्वर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, लिंगराज भुवनेश्वर में। तो खजुराहो में कौन कौन है, कंदरिया महादेव और लक्ष्मण कहाँ पे है, खजुराहो में। ब्रह्मोश्वर और लिंगराज मंदिर कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। दशावतार उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है, दशावतार, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये यूपी में है। और गोंडेश्वर महाराष्ट्र में। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखते हैं हम लोग टेलीग्राम चैनल पे जो है इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग। मोस्ट प्रोबेबली आपको कल से वो मिलने लगेगा, टीम से हमारी बात हुई है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। कल के बाद जो है हम वीडियो जैसे ही हमारी समाप्त हुआ करेगी, जैसे हमारी पढ़ाई समाप्त होगी यहाँ पे, तुरंत हम लोग टेलीग्राम चैनल पे मिला करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ, इस चैप्टर से रिलेटेड क्विज के साथ, राइट।